गुड मॉर्निंग सभी को। बीपीएससी मेंस तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले से बैच अनाउंस है, कल से आपका शाम में 4 बजे नया बैच शुरू होने वाला है। जो मिस कर गए हो किसी कारणवश वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको कल पिछले लेक्चर्स में बताया था कि डिमांड के पे एक जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो बेसिकली हम लोग डिमांड के कंसेप्ट को डिस्कस तो कर लिए थे। उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स या डिमांड फंक्शंस क्या होता है, सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपको बिना रटे रटाए आराम से लिखा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है कि वो डिमांड से क्या समझते हैं और डिमांड के प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। तो इसमें भी आज बहुत सारे नए टर्म सिखाएंगे जो समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? तो हम लोग चलिए सीखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। चलिए बोर्ड पे आते हैं। बेसिकली हम इसे कहते हैं डिमांड फंक्शन। चलिए आपको ख्याल रखा गया, दोनों भाषा में बोल देंगे। डिमांड फंक्शन जिसको कहते हैं मांग फलन। क्या कहते हैं? मांग फलन। तो पहले इसको लिखेंगे डिमांड फंक्शन और इसके अंदर जो कंपोनेंट है ना वही हमारा फैक्टर से होता है। चलिए डिस्कस कर पाते हैं डिमांड फंक्शन होता क्या है। तो देखिए जो डिमांड फंक्शन है, लिखिए पहले मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन। मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन, मांग फलन का अर्थ। मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन क्या बात करेंगे? मांग फलन का अर्थ। मांग फलन का अर्थ। तो लिखिए डिमांड फंक्शन, मीनिंग लिख लीजिए। हाँ, डिमांड फंक्शन shows the functional relationship. डिमांड फंक्शन shows functional relationship between demand function shows functional relationship between quantity demand and different factors affecting it. Between quantity demand and different factors affecting it. Between quantity demand and different factors affecting it. क्लियर? हिंदी में लिख लीजिए। मांग फलन वस्तु की मांग और उसके प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को दर्शाता है। मांग फलन वस्तु की मांग या मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को बतलाता है। एक मिनट वेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? अब इसको देखिए, जो हमारा डिमांड फंक्शन है वैसे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो डिमांड फंक्शन है मांग फलन डिमांड फंक्शन, तो जैसे पढ़ाया था ना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इसमें भी आपको ऐसे होता है। वैसे एक ही जगह लिखना है, अलग अलग लिखना वहाँ पे नहीं है। एग्जाम में सिर्फ फैक्टर्स लिखना। मैं आपको बता देता हूँ कि डिमांड क्या है, लिखेंगे कल जो बताए पूरा लिखना है। और फैक्टर्स अगर पूछेगा तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अलग से बता देते हैं। लेकिन वहाँ जब फैक्टर्स लिखेगा तो अब एक ही साथ लिखेंगे, अलग करने की ज़रूरत आपका नहीं है आंसर में। देखिए एक होता है ऐसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, लिख लीजिए व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो प्रभावित करता है। और एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। क्या होता है? मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन बाजार मांग फलन है ना, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। ठीक है? अब देखिए इसको जो है, जो व्यक्तिगत है हमारा, दोनों को अलग लिखते हैं। तो जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है ना, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं कि जो हमारा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है,
देखिए इसको लिखते हैं डी एक्स, यानी कि डिमांड फॉर एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम है, टेस्ट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति को डिमांड को प्रभावित करने वाला तत्व है। अगर मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो एम डी एक्स, एम डी मतलब मार्केट डिमांड, एक्स कोई वस्तु है तो हमारा फंक्शन है किसका, तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, वाई, टी, ई, इसमें दो और जुड़ जाता है एन, या कहीं कहीं पे वेदर भी दिया रहता है, वेदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है प्रोसेस से। अब यही जो आपका है ना, देखिए ये जो है ना इसमें सब है, इसमें दो एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, बिना रटे आप लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका समझना जरूरी क्यों है। बस लगातार आज के क्लास, इसके बाद का क्लास ज़रूर कीजिएगा, जो मैं दूंगा कल या परसों में आपको अपलोड करूँगा, मंगलवार को अपलोड करूँगा आज के बाद, ठीक है। तो देखिए अभी एक सम कॉमन है तो इसका अर्थ समझते हैं एक एक करके। यही हमारा फैक्टर्स होता है, यही डिमांड को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी तक हम लोग पढ़े थे डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं, है ना, जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो चलिए पहले इसका मतलब लिखें, वेयर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग मेंस की में लिखेंगे तो हमको बस इससे मतलब है। तो इसमें क्या क्या है समझिए, जो पी एक्स है, पी एक्स का मतलब जानते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, हिंदी में लिखिएगा ना तो लिखना ही पड़ेगा ना, इसको हिंदी में लिख सकते हैं वस्तु एक्स का मूल्य, वस्तु एक्स का मूल्य। और पी आर का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं का मूल्य। अब ये संबंधित वस्तु क्या होता है इसके बाद हम बताएंगे। वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय लिख लीजिए, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। टी, टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट मतलब स्वाद, प्रेफरेंस मतलब पसंद, है ना, टेस्ट मतलब स्वाद, प्रेफरेंस मतलब पसंद, लिख लीजिए स्वाद एवं पसंद। व्यक्ति का दो तरह का टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है मन का, एक टेस्ट होता है जीभ का, यानी कि जो जी से जो खाने पीने के बाद जो टेस्ट लगता है वो भी टेस्ट है, और प्रचार प्रसार करने के बाद जो आपका मन बदल जाता है वो भी एक तरह का टेस्ट ही है ना। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है ई, ई इसको हटा देते हैं, ई मतलब लिखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, उसको कहते हैं ई, भविष्य मूल्य परिवर्तन की संभावना। वाईडी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर या पॉपुलेशन साइज लिखिए, पॉपुलेशन साइज लिखिए, पॉपुलेशन साइज हिंदी में लिखे जनसंख्या, क्या लिखेगा जनसंख्या। तो ये सारे फैक्टर है, कहीं कहीं वेदर रहता है, डब्लू, डब्लू मतलब वेदर, वेदर मतलब मौसम। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब इस क्या करना है, ये जो एक एक चीज़ है ना जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यही एक एक चीज़ को हमको लिखना है ना, सबको लिखना है, सबको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, सबको कन्विंस करना है। तो आपको आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू मीन वाई दी डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अब जैसे कि मान लिया लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या आपका है, पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स का मूल्य, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो हम तो इसको पढ़ ही चुके हैं। तो इस सेक्शन में लिखिएगा, है ना, प्राइसेज वो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिमांड। जो वस्तु का मूल्य होता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट घटक होती है जो क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। अभी तो हम जानते हैं, इसमें लिख देंगे कि जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा, और जैसे जैसे वस्तु का प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो इस तरह से इसको आप
2-3 लाइन में लिख दीजिएगा। तो पहला में कुछ है नहीं, यानी हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड, जो हम पढ़े थे इस सेक्शन में वही लिखाएगा कि प्राइस के कारण, प्राइस घटने के कारण, प्राइस अगर घटेगा, मान लीजिए पी है ये क्यू है ना, तो मान लीजिए ए था, अगर P1 हो जाता है प्राइस, यानी प्राइस घट जाता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमारा वस्तु के मूल्य और वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहले इसको हम लोग समझेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता क्या है, फिर हम लोग उसको लिखने का प्रयास करें। देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं, आप किसी भी बुक की सहायता से आप मेरे लेक्चर के द्वारा आप आंसर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इस सेक्शन में जो क्या है कि आपको डील करना है 4 लाइन 5 लाइन। अब सोचिए ना, अगर मान लें कि हमारा 7-8 फैक्टर्स है, 7-8 फैक्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते थे डायग्राम के साथ, तो आपका आंसर कितना इफेक्टिव हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब एक ही चीज़ समझते हैं हम लोग, पहले समझिए रिलेटेड गुड्स क्या होता है, उसके बाद सब बताएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं संबंधित वस्तुएं, रिलेटेड, है ना, रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। देखिए समझिए, रिलेटेड गुड्स इसको बोलते हैं संबंधित वस्तुएं। क्या बोलते हैं, संबंधित वस्तुएं, जो एक दूसरे से संबंध रखता हो। तो इसमें हम लोग 2 तरह का चीज़ पढ़ेंगे। एक है जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित वस्तुएं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापित वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं, प्रतिस्थापित वस्तुएं। अभी क्या होती है इसको भी लिखा देंगे। इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग एक दूसरे के जगह पे या दूसरे के बदले में किया जाता है। ऐसे इसका जो बहुत ही जो अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है वो है, एग्जाम्पल देखिए चाय और टी और कॉफ़ी का, है ना, टी और कॉफ़ी का, टी और कॉफ़ी जो कि हर बुक में मिलता है। जैसे आप दूसरा हम लिखते हैं लक्स है या डब साबुन लगाते हैं, या फिर तीसरा एग्जाम्पल है कोलगेट है ना, क्लोजअप है, या दंत क्रांति है, डाबर का लाल दंत मंजन है। तो वैसा गुड्स जो एक दूसरे में समान नेचर का लगता हो लेकिन ब्रांड अलग हो। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट होता है ना, जैसे चाय पत्ती है तो चाय पत्ती का ब्रांड चेंज हो गया तो भी सब्स्टिट्यूट गुड कहलाएगा। मतलब टाटा का टी पीते हैं, रेड का टी पीते हैं, तो भी क्या सब्स्टिट्यूट है। अब आगे पढ़ेंगे जब इंडिफरेंस कर तो बताएंगे सब्स्टिट्यूट में भी एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अभी हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम लोग इंडिफरेंस कर पड़े तब हम लोग बात करेंगे। वैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसा गुड्स को कहते हैं जो एकदम आइडेंटिकल है, एकदम एक ही प्रकार का है, उसे हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स कहेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापित वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जो जिसका उपयोग एक दूसरे के बदले में होता है। आप लिख सकते हैं, लिखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दैट गुड्स विच आर यूज्ड फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर। प्रतिस्थापित वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है ना, जिसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स इज आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स इज आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव, है ना, कॉम्पिटिटर, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। जैसे एयरटेल हो गया, है ना, जियो हो गया, इससे एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कॉम्पिटिटर भी है। क्लियर हो गया। अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ज्वाइंट गुड्स भी कहते हैं, ज्वाइंट डिमांड भी कहते हैं। वैसे वस्तुएं जिसका उपयोग एक साथ होता हो, ऑल दैट गुड्स विच आर यूज साइमल्टेनियसली। जैसे एग्जांपल में कार और पेट्रोल है, कार कितना भी महंगा हो, पेट्रोल नहीं है तो कार चलने वाला है नहीं। एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। पेन है और इंक है, शूज है और सॉक्स है। तो इस तरह से वस्तुएं, इस तरह की वस्तुएं जिसका उपयोग एक साथ हो, अकेले इसका कोई मतलब आपका नहीं है। अगर बात करें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का,
तो परफेक्ट कंप्लीमेंट में लेफ्ट शूज एंड राइट शूज का एग्जांपल दिया जाता है, जो कि इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा था कि परफेक्ट कंप्लीमेंट क्या है। तो जब इंडिफरेंस कर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे फिर हम इसी भी चीज़ों को पढ़ेंगे। बेसिकली जो आप पढ़ते हैं, आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन शुरू किया गया था, जो बातें शुरुआत की गई थी, वो हिग्स के द्वारा शुरू की गई थी, हिग्स और हैंसन के द्वारा शुरू की गई थी। तो हम लोग हिग्स एंड हैंसन को भी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी करते हैं, और उसमें से बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी मेंस में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे स्थापित करेंगे, बजट लाइन क्या होता है, बजट कांस्टेंट क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे हम आपको उसमें हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो समझिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दैट गुड्स विच आर यूज्ड विथ ईच अदर। वहाँ पे बोले फॉर ईच अदर, विथ आर यूज विथ ईच अदर। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिसका उपयोग साथ साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है ना। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखिए कार, पेट्रोल, है ना, पेन, इंक, मोबाइल, सिम, शूज, सॉक्स, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। अब देखिए वहाँ पे लिखेंगे पहले कि रिलेटेड गुड्स क्या होता है। तो रिलेटेड गुड्स वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जो एक दूसरे के डिमांड को प्रोवाइड करती है। उसमें फिर इसको हम लोग लिखेंगे, इस दोनों को डिफाइन करेंगे। अब इसके लिखने के बाद हम लोग इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लिखेंगे, किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा डिमांड में, और इसका क्या होगा। तो पहले लिखते हैं हम लोग, समझते हैं। लिखिए, देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। प्रतिस्थापित वस्तुओं की चित्रीय निरूपण लिख लीजिए ऐसे, प्रतिस्थापित या स्थानापन्न वस्तुओं की चित्रीय निरूपण, है ना, चित्रीय निरूपण लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, जैसे कि ए आपका डिमांड है, ये भी आपका डिमांड है। ये जो डिमांड है वो डिमांड फॉर टी है, मान लीजिए टी है, और ये जो कर्व है वो है डिमांड फॉर कॉफ़ी, डिमांड फॉर कॉफ़ी। तो मान लिया कि ये जो टी है ना, स्टॉल है, देखते होंगे स्टेशन वगैरह पे हर गली मोहल्ला में रहता है इस तरह का, कि अगर मान लिया कि ये जो टी 8 रुपये कप चाय बेचता है, तो मान लिया कि दिन भर में 500 कप चाय बेच लेता है। समझिए ध्यान से, है ना। और इसका जो दाम है वो आपका 10 रुपये कप रखा है कॉफ़ी का, तो ये भी दिन भर में जो है ना 400 कप कॉफ़ी बेच लेता है ना। यहाँ पर ये आपका लिखिए, आपका प्राइस हो गया, इधर आपका प्राइस हो गया, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बाई क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी लिख देते हैं हम लोग। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी, यहाँ लिखिए क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफ़ी। क्लियर। अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। ये कुछ नहीं किया चाय वाले, अब जो है ये जो है ना, मतलब कि कॉफ़ी जो बेचने वाले हैं उनको वो अपना क्या कि प्राइस कारण मार्केट में उसका जो है कॉफ़ी का रेट बढ़ गया हो, या कोई और कारण रहा हो, या उसका जो दुकान का रेट बढ़ गया हो, तो कॉफ़ी बेचने वाला दाम कितना कर दिया, 12 रुपया। तो देखिए डिमांड तो जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन 12 रुपया हो गया ना कॉफ़ी, तो इसका डिमांड कम जाएगा। तो मान लिया 300 हो गया, तो क्या 300 लोग यानी कि जो 100 लोग इसका कस्टमर कम गए,
तो एक्चुअली होता क्या है कि जब प्राइस बढ़ता या घटता ऐसा कुछ होता है तो उसी तरह का सामान के लोग तलाश करते हैं। जैसे मान लिया कि पेप्सी और कोको कोला है, अब से पेप्सी बहुत दाम बढ़ा देगा, लोग कोको कोला पिएगा। तो उसी तरीके से जब एक प्राइस बढ़ता है तो मनुष्य का नेचर है, कस्टमर का नेचर होता है, ये 100 लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट, ये उतना ही रेट रखे हुए हैं, ये उतना ही रेट रखे हुए हैं, लेकिन इसके प्राइस बढ़ने से इसको बोलते हैं ना क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस डिमांड कहते हैं इसे, आगे पढ़ाएंगे क्रॉस डिमांड। तो देखिए, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये कुछ नहीं किया बेचारा, इसको बैठे बैठा फ़ायदा हो गया, नुकसान भी हो सकता है। अगर ये भी कर दे 8 रुपये तो इसको नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, ये जो कस्टमर 100 वो है, वो भाग के कहाँ चले आए, एक कस्टमर जो है 100 लोग ये भाग के चले आए यहाँ पर, यानी कि इसका जो डिमांड है बढ़ गया, है ना। इसका डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया, और इसका डिमांड बढ़ के इतना हो गया, ठीक है, यानी कि इसका डिमांड बढ़ के कितना हो गया? 600 हो गया। तो अब इसको सेंटेंस कैसे बनेगा कि व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी है। तो ये देखिए AD1T लिखिए। तो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट कौन है? कॉफ़ी हुआ। तो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारे ओरिजिनल डिमांड का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, जो वस्तु हम पहले से यूज कर रहे हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज देन आवर ओरिजिनल डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड का शिफ्ट किधर? राइटवर्ड। जब प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तब हमारी जो ओरिजिनल मांग होती है, जो हमारी मांग होती है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है, और मांग की रेखा क्या करती है? दाईं तरफ शिफ्ट कर जाती है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है ना। तो इस तरह से इसको आप लिखिएगा, सेंटेंस बना के थोड़ा सा लिखिएगा। तो आप डिफिनेशन लिखते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, है ना। अब बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हम P से P गए, चाहे हमारा 12 से 10 हो गए, सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझते हैं। आप चीज़ों को बताइए कि जब हमारा जो कंपटीटर है, एक तरह से हमारा जो सब्स्टिट्यूट है, उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड घटा, तो इधर कस्टमर शिफ्ट किधर कर गए? इधर कर गए, इसका डिमांड क्या वो बढ़ जाता है। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। लिखिए, अब हेडिंग दे दीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं की चित्रीय निरूपण। पूरक वस्तुओं की चित्रीय निरूपण। देखिए, अब यहाँ आइए, जैसे ये आपका जैसे कार का डिमांड है, मान लिया ये कार का डिमांड है, डिमांड फॉर कार का मान लिया एवरेज प्राइस मार्केट में 6 लाख रुपए चल रहा है, मान लिया। तो ये आपका जो है ना कि मंथली में 400 कार एक शहर से बिक जाता है। मानने में क्या दिक्कत है? कब बिकता है या कब बिकता था? जब पेट्रोल हमारा क्या था? पेट्रोल हमारा 70 रुपये लीटर एवरेज था। डिमांड फॉर पेट्रोल है और डिमांड फॉर कार है, ले लीजिए। अब क्या है? तो ये भी आपका जो है, मान लिया कि 1000 ट्रक तेल इसका बिक जाता था, या जो भी 1000 लीटर मान लीजिए बिक जाता था। अब क्या है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गई, अब पेट्रोल का दाम जो है हो गया सीधे 100 रुपया। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड तो कमेगा ना। मान लीजिए 1000 था, तब हो गया कितना? सीधे हो गया 600। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार वाला बेचारा कुछ नहीं किया, कार बनाने वाली कंपनी कुछ नहीं, कार में शोरूम करने वाले कुछ नहीं किया, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार का डिमांड कम गया। ये जो 400 था वो घट के आ गया 250। कितना आ गया? 250। तो मैंने क्या कहा? चोट लगी तुझको तो दर्द वाला बात है, यानी ये कुछ किया, पेट्रोल वाला कुछ किया, और इधर इसका फर्क पड़ गया। तो है क्या कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड
घट जाती है, और जब कार की डिमांड घट जाएगी तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, उसका इफेक्ट हमारे जीडीपी पे पड़ेगा, क्योंकि कार का डिमांड ही नहीं हो तो प्रोडक्शन कम जाएगा, प्रोडक्शन कमेगा तो जीडीपी कमेगा, जीडीपी कमेगा तो सरकार को टैक्स कलेक्शन कम आएंगे, अब जीडीपी कमेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, क्योंकि कार बिकेगा तभी तो इंजीनियर का डिमांड होगा, तभी तो शोरूम में काम करने वाले का डिमांड होगा। तो सोचिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से उसका कई एक हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है, दूसरे सेक्टर पे पड़ता है। जैसे कि मैंने एक पहले लेक्चर बनाया था कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ती है, डीजल के दाम बढ़ती है, तो उससे उसका जो है हमारा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो सब्जी पे पड़ता है, दूसरे आइटम पे पड़ता है, तेल पे पड़ता है, क्योंकि रेट बढ़ेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, सारा कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो इस तरीके से जब प्राइस कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि इसका कम्प्लीमेंट कौन है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेज देन आवर ओरिजिनल डिमांड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिमांड कर किधर शिफ्ट करेगा, डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट वर्ड, डिमांड कर किधर शिफ्ट करेगा, इधर लिखिएगा प्राइस, इधर लिखिएगा डिमांड फॉर पेट्रोल, डिमांड फॉर कार, डिमांड फॉर या क्वांटिटी डिमांडेड फॉर पेट्रोल, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार, इस तरह से आप इधर लिखिएगा, है ना। यानी इसको लिखेंगे जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो कार का डिमांड घटेगा, और कार का जब डिमांड घटेगा तो जो हमारा वक्र है, नहीं जो ग्राफ है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, घटेगा, है ना। ए बढ़ा, ए प्राइस बढ़ा तो ई घटा, ई भी घट गया, है ना। पेट्रोल का डिमांड घटेगा तो कार का भी डिमांड घट जाएगा। अभी सस्ता हो जाएगा, देखिए डेवलप कंट्री में पेट्रोल सस्ता है तो वहाँ सस्ता है तो कार ज़्यादा बिक्री होता है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता है तो एसी का बिक्री ज़्यादा होता है। आज सरकार चाहे कि एसी बिक्री ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर दे। तो ये सारी बातें होती है कि जो जब आप कल पॉलिसी मेकर बनेंगे तो देखना पड़ेगा आपको कि आप क्या करते तो उसका क्रॉस इफेक्ट क्या होगा। क्लियर। तो इस सेक्शन का एक दूसरा पॉइंट था, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। डायग्राम बनाइए, डायग्राम हमेशा पेंसिल से यूज़ कीजिए एग्जाम हॉल में। नंबर नेक्स्ट है जो तीसरा पॉइंट है, देखिए मैंने लिखा था ये सब फैक्टर्स है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की आय, हिंदी में लिख लो उपभोक्ता की आय। अब देखिए मान लिया कि हमारा ओरिजिनल डिमांड है, देखिए ये हमारा ओरिजिनल नॉर्मल डिमांड है, ये डिमांड है ओरिजिनल नॉर्मल वस्तु की डिमांड है। अब है ये हमारा, मान लिया कि इनकम हमारा 100 रुपया था या 100 या मान लिया इनकम जो हमारा 10,000 रुपया था, तो 100 रुपये माने क्या दिक्कत है, तो ये हमारा डिमांड होता था इस प्राइस पर। अब प्राइस कुछ नहीं हुआ, प्राइस वही है लेकिन व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है। तो व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है ना, तो मार्केट में जो डिमांड है बढ़ जाती है। तो लिखेंगे कि जब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में बाज़ार में डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और डिमांड जब बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट करेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो आपका इधर शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि वेन इन, है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड कर शिफ्ट किधर, राइटवर्ड। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो मांग की जो रेखा है दाईं तरफ क्या करेगी, खिसक जाएगी, और दाईं तरफ क्या करेगी, खिसक जाएगी। बस इतना लिख देना है। उसी प्रकार से अब जब लोगों की इनकम कम जाएगी, अभी लोगों का इनकम कम गया है कोरोना काल में, तो जब लोगों की इनकम कम जाएगी, तो जब लोगों की इनकम कमेगी तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। और डिमांड जब घटेगा तो जाहिर सी बात है, डिमांड जब घटेगा, मान ले Q2 ले लो, Q1 ले लो, तो जब हमारा कंज्यूमर की इनकम घटेगा, यहाँ लिखेंगे कि जब उपभोक्ता की आय, है ना, जब उपभोक्ता की आय घटेगी तो हमारी मांग में भी क्या होगी, कमी आएगी, है ना। और मांग की रेखा किधर शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्टवर्ड से इधर राइट, इधर लेफ्ट। राइट मतलब बढ़ना, लेफ्ट मतलब घटना। क्लियर। हाँ, इस तरह से बनाइएगा लिख लिख के डायग्राम से देख के एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे आराम से प्राइस, है ना, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्वाद एवं पसंद, या उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद, उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद, उपभोक्ता की स्वाद एवं पसंद। तो देखिए ये आपका है डिमांड। अभी ने बताया
कि लोगों का जो टेस्ट है दो तरीके से बदलता है, एक तो जी का टेस्ट, एक होता है मन का टेस्ट। तो कंज्यूमर को लगेगा कि सामान काफ़ी अच्छा है तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो होता है क्या कि लोग मार्केट में एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो उससे भी लोगों का साइकोलॉजी चेंज होता है। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं बड़े बड़े, वो प्रचार करते हैं। अब बड़े बड़े कंपनी उस पर पैसा काफ़ी खर्च करती है कि भाई अमिताभ बच्चन है, सौरव गांगुली हैं, चाहे आपका जो है जो भी ले लीजिए, दीपिका है, चाहे सोनाली बेंद्रे है, जो भी मार्केट में जिसका भी समझ रहे, जिसका इमेजिनेशन होता है, जिसका एक लोग विश्वास करते हैं, जिसका लोग फॉलोअर्स होते हैं, अगर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस वस्तु का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर कंज्यूमर को लगे, यानी कि अगर वस्तु की जो पसंद है कंज्यूमर के पक्ष में होगा तो क्या होगा, प्रेफरेंस जो टेस्ट है कंज्यूमर के पक्ष में होगा, सॉरी वस्तु के पक्ष में होगा, तब डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि जब, यहाँ से लिखेंगे यहाँ D1 कि जब आपका जो है कंज्यूमर का जो टेस्ट है वस्तु के पक्ष में होगा तब उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसके बाद डिमांड बढ़ेगी तो मांग की रेखा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर, लिखेंगे व्हेन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी इन फेवर ऑफ द कमोडिटी देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड कर शिफ्ट राइटवर्ड। जब उपभोक्ता की पसंद वस्तु के पक्ष में होगी तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी और मांग की रेखा दाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगी। उसी प्रकार से जब इसके अगेंस्ट में टेस्ट होगी, भाई सामान खराब है, तो इसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। इसका डिमांड क्या होगा, ये Q है, Q1 है ना, देखिए बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह से आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि व्हेन कंज्यूमर टेस्ट विल बी अगेंस्ट द कमोडिटी देन डिमांड डिक्रीजेज एंड डिमांड कर शिफ्ट किधर, लेफ्ट वर्ड। जब उपभोक्ता की पसंद एवं स्वाद वस्तु के अगेंस्ट में होगी, वस्तु के खिलाफ होगी, जो वस्तु का मार्केट में प्रोडक्शन हो रही, तो उसकी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मान लिया कि बोल दे कोई धारा तेल खाने से मौत हो रहा है, ऐसा हुआ था एक बार 2000 के दशक में कि आपका जो है धारा तेल से मतलब कि खाने से बीमारी होगा, ऐसा मार्केट में र्यूमर हो गया था, जिसके कारण जो उसकी डिमांड काफ़ी कम गई थी। बीच में देखते होंगे आपका जो है इस तरह से मतलब होते रहता है मार्केट में कि हाँ, तो इस तरह से आप इसको आंसर आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर, बाकी जो है इस तरह से, इसी तरह से आपका मैंने बताया था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या चेंज इन, ऐसे लिखे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, या हिंदी में लिख लो भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। भविष्य में वस्तु की मूल्य परिवर्तन की संभावना, भविष्य में वस्तु की मूल्य परिवर्तन की संभावना। अगर ऐसा हो, देखिए भविष्य में, ये देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, मान ले डिमांड फॉर राइस है ना। अब ये प्राइस मान ले 30 रुपये किलो है। अब ऐसा लगे कि भविष्य में और दाम बढ़ने वाला है, तो जब ये ऐसा लगे व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन टू राइज द प्राइस इन नियर फ्यूचर देन प्रेजेंट डिमांड एट प्रेजेंट प्राइस विल इंक्रीज। जब कंज्यूमर को ऐसा लगे कि भविष्य में इस वस्तु की दाम बढ़ने वाली है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति सेव करके रखना चाहेगा, स्टोर करके रखना चाहे, हम ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो ऐसा होगा, तो वस्तु की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और मांग की रेखा किधर शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। यहाँ D2 दे दो, ठीक है, यहाँ Q है, यहाँ Q1 है। उसी प्रकार से लगे कि नहीं अब तो है अब और आने वाला कल में इसका डिमांड और सप्लाई जो भी है सप्लाई और बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ने के कारण या किसी और कारण जो है प्राइस घटने वाला है। यदि प्राइस घटने की संभावना है निकट भविष्य में तो अभी का डिमांड क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि लोग कम सामान खरीद के रखेंगे और वेट करेंगे कम दाम होने का। ठीक है, यदि ऐसा लगे तो क्या हो जाएगा, तो समझ गए, काफ़ी आसान टॉपिक इस तरह का है। तो जब अब इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सबको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन करना है। बस एक लास्ट बता देता हूँ और उसके बाद आपका हो जाएगा। देखिए एक क्या है, देखो जैसे एन था, एन का मतलब पॉपुलेशन साइज, मान ले डिमांड फॉर मिल्क है, क्या है, डिमांड फॉर मिल्क, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। मान लो प्राइस आपका जो है 50 रुपीज़ है, तो डिमांड आपका जो एक परिवार का जो है 3 किलो का होता है दूध का। अब मान लिया कि घर में एक नए सदस्य का जन्म हुआ, नए बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म हुआ मतलब एक नया कंज्यूमर आ गया, तो नया कंज्यूमर आ गया तो उसके आने से दूध वाला दाम तो नहीं कमाएगा, है ना। तो मैंने एग्जांपल दिया, तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा, मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड
बढ़ जाती है। और यदि ऐसा लगे कि नहीं, आप यदि ऐसा हो या ऐसा हुआ भी है कोरोना काल में कि जो दूध खाने वाले बूढ़ा बूढ़ी हैं वर्टिकल चले गए, वर्टिकल में समझ रहे हैं, ऊपर ऊपर चले गए, तो ऐसी परिस्थिति में जो 3 किलो दूध था ऐसे ये आ गया तो 5 किलो हो जाएगा। अब यहाँ से आने की जगह पर कोई चले गए और जा ही रहे लोग, तो ऐसी स्थिति में हमारा दूध का डिमांड क्या होगा, कम जाएगा, यानी 2 किलो हो जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बुक पढ़िएगा अच्छा से नोट्स बना के, तो आपका अच्छे तरीके से आंसर आपका होगा और इस क्वेश्चन को आपको रटना नहीं पड़ेगा। और एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो बहुत ही मार्क्स फिचिंग है, इसमें अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो अगले दिन हम लोग फिर जब मिलेंगे ना, तो इसको हम आगे आपको लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। और लॉ ऑफ डिमांड में बहुत सारा कन्फ्यूजिंग टर्म होता है, जैसे गिवन गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। तो अगले 2 लेक्चर में हम उन सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को फिर से मिलते हैं। थैंक यू।